केजरीवाल की कसम, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। दिल्ली हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों की होड़ सी लग गई है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक के चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए नेता पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। हार के बाद केजरीवाल के लिए अपना कुनबा समेटने की चुनौती है। इसी कड़ी में आज केजरीवाल ने बारी बारी से विधायकों और नए चुने गए पार्षदों के साथ बैठक की। इसी बैठक में एक तस्वीर सामने आई जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों को कसम खिला रहे हैं। तो क्या कसम खिलाकर पार्टी की बगावत रोकेंगे केजरीवाल? संजय सिंह पंजाब में पार्टी के प्रभारी, दिलीप पांडे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक, दुर्गेश पाठक पंजाब में पार्टी के सह प्रभारी, आशीष तलवार दिल्ली में आपके सह प्रभारी। आम आदमी पार्टी के इन चार बड़े नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तो क्या दिल्ली में एमसीडी और पंजाब में विधानसभा चुनाव की हार के बाद केजरीवाल के घर में ही क्रांति की ये शुरुआत है? पंजाब में जितनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, मेहनत किया, काम किया, लेकिन पार्टी के परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं आए तो निश्चित रूप से कहीं गलतियां रही होंगी, कोई कमियां रही होंगी। तो इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चुनाव में कोई नकारात्मकता न फैले, इसलिए एमसीडी चुनाव की प्रतीक्षा कर रहा था। पंजाब में विधानसभा चुनाव के नतीजे पिछले महीने आ गए थे, लेकिन महीने भर का इंतजार करने के बाद संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने इस्तीफा दिया है। इन दोनों के इस्तीफा देने से ठीक पहले पंजाब से पार्टी के सांसद भगवंत मान ने केजरीवाल पर ये कहते हुए हमला किया था कि पंजाब में बिना अपना कप्तान चुने हमने चुनाव लड़ा। हमारी टीम मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह थी। ईवीएम में गड़बड़ी खोजने से कोई फायदा नहीं। पार्टी के नेतृत्व ने ऐतिहासिक भूल की है। हमको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। पंजाब से अपने अंदर झांकने की आवाज आई तो दिल्ली में भी कल की हार के बाद अब पार्टी के नेता अपनी कमियों को हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। नहीं, हम तो अपनी कमी मानते हैं। ईवीएम का जो भी है उसकी लड़ाई पूरा देश एक साथ लड़ेगा, सिस्टम की लड़ाई है। लेकिन जब हमें अपने इलाके से कोई वोट कम पड़ जाए तो वो हमारी कमी होगी। हमें हाथ जोड़ के वापस जनता से जाके पूछना होगा क्या कमी रह गई, उसे दूर करना होगा। उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है, क्योंकि इस आंधी में भी कई चिराग जलते हुए दिखाई दिए। कई जगह हम जीते हैं और जहाँ हारे हैं कई जगह बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। कपिल मिश्रा का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पार्टी के बड़े नेता कल सुबह तक ईवीएम लहर की बात कहकर हार मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। आज इसी हार पर मंथन करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक में 1/3 विधायक पहुंचे ही नहीं। जो पहुंचे वो मंथन करके सुधार की बात कहते हुए नजर आए। जिस भी तरीके का रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हम कर्म में विश्वास रखते हैं। अब भाई हम अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र में हम 2 सीट जीते हैं, 2 सीटों पे बहुत मार्जिनल डिफरेंस से हारे हैं। तो उसके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं अपने लेवल पे कि भाई क्या कमियां रही। चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा ने तो कल नतीजा आते ही कह दिया था कि पार्टी के अंदर गड़बड़ी कहां है उन्हें पता है। अलका ने उसे ठीक करने की जरूरत बताई थी। हालांकि आज उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर हाथ जोड़कर चुप्पी साधना बेहतर समझा। ऐसा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल के घर हुई विधायकों की बैठक में हार की समीक्षा तो हुई ही। दिल्ली प्रदेश के संयोजक पद से इस्तीफा देने वाले दिलीप पांडे की जगह गोपाल राय को संयोजक बना दिया गया। विधायकों के अलावा अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी के नए चुने गए पार्षदों के साथ भी बैठक की और उन्हें भगवान की कसम खिलाते हुए ईमानदारी की शपथ दिलाई है। ईमानदारी के साथ काम करना है और जहां जा रहे हो वहां वो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा है, गढ़ है। खुद तो ईमानदार रहना है, अपने आसपास भी नजर रखनी है। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा देके गए
तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। यहाँ हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि 2 साल पहले जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। अभी आपके पास 65 विधायक बचे हैं। इनमें से पंकज पुष्कर, देवेंद्र सहरावत जैसे विधायक बागी हैं। यहाँ दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों में से 20 की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। हो सकता है कि अगले महीने लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला सुना दे। मुमकिन है कि आपके 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए और दिल्ली में मिनी चुनाव हो। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगी, क्योंकि 2015 में बम्पर सीटें जीतने वाली पार्टी राजौरी गार्डन के उपचुनाव और निगम चुनाव में जमींदोज हो चुकी है। इस नतीजे के दम पर ही बीजेपी इस्तीफे के लिए केजरीवाल को राइट टू रिकॉल की याद दिला रही है। एमसीडी के चुनाव नतीजों को विधानसभा के हिसाब से देखें तो बीजेपी 68 में से 46 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इन नतीजों को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बखूबी समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के कई विधायक सुरक्षित भविष्य की तलाश में बीजेपी के संपर्क में भी हैं। और ये भी चीज सामने आई कि 40 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। मोदी लहर बरकरार एमसीडी चुनावों में, और यूपी की हवा जो मोदी लहर यूपी में देखने को मिली वो हिमाचल में बह रही है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज पीएम मोदी ने शिमला में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। मोदी को देखने के लिए मानो पूरा शिमला सड़क पर उतर आया था। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है, और दिल्ली की ताजा ताजा हवा भी तो आ रही है। हिमाचल की वादियों में जीत की खुशबू की चर्चा कर पीएम मोदी ने भर दी है चुनावी हुंकार। इसी साल के अंत में यहां चुनाव होने हैं। मोदी ने शिमला की अपनी इस रैली में साफ कर दिया कि हिमाचल के चुनाव में ईमानदारी और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। लोगों को चुनाव में ईमानदारी के साथ चलने का मौका मिल रहा है, वो सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। भाइयों, देश ईमानदारी की ओर आगे बढ़ना चाहता है। देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के इस युग को सहयोग करना चाहता है, उसको मदद करना चाहता है। हिमाचल में भी ईमानदारी के युग का इंतजार है हमें। इस रैली में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सीएम वीरभद्र सिंह पर कई हमले किए। हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री को इतना समय वकीलों के बीच बिताना पड़ता होगा जितना, समझे, बड़े समझदार हैं। मोदी के मिशन हिमाचल की और तस्वीरों को देखने से पहले यहाँ हमारे दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन दिनों कानूनी फेर में फंसे हुए हैं। असल में आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते ही ईडी के सामने वीरभद्र की पेशी हुई थी। 9 घंटे तक ईडी के अफसरों ने वीरभद्र से तब पूछताछ की थी। सीबीआई वीरभद्र के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। हिमाचल में चुनावी साल है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है और पीएम ने उसी का फायदा उठाया। मोदी आज जब शिमला पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए रोड किनारे लोगों की लंबी लाइन लगी थी। नरेंद्र मोदी शिमला के रिज मैदान में पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं शिमला के रिज मैदान में प्रधानमंत्री के काफिले की, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए माल रोड से लेकर रिज तक दोनों तरफ लोग खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए, और अपने अपने कैमरे देखिए लोगों ने हाथ में ले रखे हैं। सुरक्षा कारणों से इस बात की इजाजत नहीं दी गई, इसीलिए उन्हें ओपन गाड़ी की बजाय बंद गाड़ी में ही माल रोड होते हुए रिज के रैली मैदान तक पहुंचाया जा रहा है। ये है देखिए सीधी तस्वीरें, फुल रेंज रोवर गाड़ी में सवार है प्रधानमंत्री मोदी और ये हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं। मोदी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब पार्टी ने उन्हें हिमाचल का प्रभारी बनाया था।
1998 में जब मोदी यहाँ के प्रभारी थे तो राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अभी 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 36, बीजेपी के पास 26, निर्दलियों के पास 5, हिमाचल लोकहित पार्टी का एक विधायक है। शिमला की सड़क पर लोगों की इस भीड़ में आज हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल को मोदी के ड्राइवर प्यारे लाल भी मिले। मोदी उस वक्त जब भी शिमला आते तो प्यारे लाल ही उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में लेकर जाते थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरेंद्र मोदी जी के ड्राइवर प्यारे लाल, जिन्होंने जब वो प्रभारी हुआ करते थे तब 12 साल तक उनके साथ काम किया। प्यारे लाल जी, कहाँ से आए हैं आप? बैजनाथ से। तो मोदी साहब के साथ आपकी पुरानी यादें क्या हैं? पुरानी यादें यही हैं कि मोदी साहब आते थे शिमला में तो यहीं बैठते थे चौपाल पे और यहाँ से जाते थे पंचकूला ठहरते थे। ऐसा है। क्या बातें होती थी उस वक्त? आपने कभी उम्मीद की थी कि ये आदमी 10-12 साल के अंदर अंदर प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंच जाएगा? नहीं, एक बार मैंने साहब से कहा भी था कि आप कोई प्रधानमंत्री भी बनेंगे, चाहे वो 13 महीने बने या 13 साल बनेंगे जरूर आप। मोदी इसीलिए हिमाचल की राजनीति की नब्ज को पहचानते हैं। 5 साल से पार्टी सत्ता से दूर है। यही वजह है कि मोदी के आज के इस कार्यक्रम ने सूबे में सियासी माहौल बना दिया है। शिमला से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। कल दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजों में एक ऐसी उम्मीदवार भी जीती जिसे बीजेपी ने बीच चुनाव में पार्टी से निकाल दिया था। नरेला वार्ड से सविता खत्री को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दिल्ली के पूर्व मंत्री और सेक्स स्कैंडल में आरोपी विधायक संदीप कुमार से प्रचार करवाने की वजह से उन्हें बीजेपी ने निकाल दिया। अब सविता चुनाव जीत गई हैं और बीजेपी में ही रहने की बात कह रही हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। नरेला में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां पर सविता खत्री बीजेपी की उम्मीदवार थी। एक कंट्रोवर्सी आई जिसमें उनका ये कहना था कि संदीप कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी से पहले मंत्री रह चुके हैं, सेक्स कांड में उनका नाम आ चुका है, जेल जा चुके हैं, उन्होंने प्रचार किया, जिसके बाद बीजेपी ने अफरा तफरी में उन्हें निष्कासित कर दिया। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के कमल के निशान पर ही लड़ा और उन्हें एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई है। उनका ये सफर कैसा रहा और अपनी जीत पर उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सविता जी, सबसे पहले ये बताइए कि जब बीजेपी ने निष्कासित किया और उस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? आपने शायद न्यूज़ ठीक से नहीं पढ़ी। उन्होंने मेरे को सांकेतिक रूप से निष्कासित किया था। इस सांकेतिक का मतलब होता है कि अभी जांच हो रही है। तो ऐसे में सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? क्योंकि बीजेपी ने क्या उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट किया, या फिर अब बीजेपी से आप अभी नाराज़ हैं या उनके पास जाएंगी दोबारा, क्या करेंगे? देखो जी, बीजेपी से नाराज़ होने का मतलब क्या है हमारा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी मैंने अपना चुनाव लड़ा है। उनके निशान पर कमल से और कमल के झंडे के नीचे ही मेरा चुनाव हुआ है। नाराज़गी तो कोई बात ही नहीं है। तो संदीप कुमार की जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनका ये कहना था कि प्रचार किया है, काफ़ी बड़ी एक खबर भी बन गई थी, उस पर क्या कहना? देखो जी, संदीप कुमार मैं तो जानती ही नहीं हूँ और कंट्रोवर्सी हमारे नरेला में नहीं बनी, दिल्ली में बनी है, क्योंकि ये अपना देहाती एरिया है। यहाँ आदमी नाम से नहीं बाय फेस जाना जाता है। मेरे पीछे जितनी ये मेरी महिलाएं समर्थक खड़ी हैं, शायद ये भी संदीप कुमार को अच्छे से जानती नहीं होगी, उसको मैं कोई मुद्दा ही नहीं मानती। तो अभी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि अब आप जीत चुकी हैं, पार्षद बन चुकी हैं, तो ऐसे में उनसे बात करेंगी क्या? एक बार फिर बीजेपी से अपने जो आप लोगों के संबंध बीच में खराब हो गए थे, उस पर आप क्या कहेंगी? क्या जाएंगी उनसे बात करेंगी? मनोज तिवारी जी से बात करेंगी? हमारे जी संबंध खराब ही नहीं हुए हैं, हमारी कोई ऐसी बीच में बातें होती रही हैं। और जब हम, शायद आप न्यूज़ रिपोर्टर्स देख नहीं रहे कि जो दिल्ली का नतीजा आया है उसमें भी यही लिखा गया है कि नरेला से जीती सविता खत्री बीजेपी की कैंडिडेट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।